सदर वजीर आजम नवाज शरीफ और इमरान खान समेत 5 बड़ों को एतमाद साजी के लिए मिल बैठने की जरूरत है। राना सनाउल्लाह की तजवीज़। कहा, इन 5 बड़ों में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बानी पीटीआई और एक और शख्सियत हैं। जब तक इन 5 शख्सियात के दरमियान एतमाद साजी के लिए इक़दाम नहीं होंगे, ब्रेक थ्रू नहीं होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, जिन सोशल मीडिया अकाउंट से इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है उनको बंद किया जाना चाहिए। पीटीआई की 8 फरवरी की अपील नाकाम होगी। पीटीआई पहिया जाम नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान ने मईशत के मैदान में भारत को मात दे दी। अमन और उम्मीद के मामले में भी पाकिस्तान को वाज़ेह बढ़तरी हासिल हो गई। ये इंकशाफ ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे की जानिब से सामने आया। भारत के लिए 2025 नाकामियों और हजीमत का साल साबित हुआ। फाइनेंशियल टाइम्स की सालाना जायजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत माशी बेचैनी और मसाइल का शिकार रहा। अमरीकी टैरिफ के निज़ाम नफाज की वजह से भारत को इक्तिसादी दबाव का भी सामना करना पड़ा। 2025 में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में गिरावट का भी शिकार रहा। स्विट्जरलैंड के मशहूर स्की रिजॉर्ट में धमाके से हलाकतों की तादाद 40 हो गई। स्विस पुलिस कमिश्नर के मुताबिक बार में आग लगने से 100 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से अक्सर की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा, पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में स्विस हुकूमत और अवाम के साथ है। स्विट्जरलैंड के सदर कहते हैं, वाक़या मुल्क की तारीख का बदतरीन सानहा है। स्विस शहर बर्न में कौमी परचम 5 रोज तक सरनगू रहेगा। स्विस पुलिस चीफ का कहना है कि बार में लगने वाली आग की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। तहकीकात जारी हैं। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी, वादी नीलम, वादी लीपा समेत दीगर बालाई इलाकों में भी बर्फबारी से बालाई इलाकों में राबता सड़कें बंद। क्वेटा में बारिश के बाद कराची में सर्दी मजीद बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। तर्जुमान के मुताबिक 4 जनवरी से शहर कायद में क्वेटा की हवाएं एंट्री देंगी, जिसके बाद दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान है। आइंदा हफ्ते तक शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। PSL के 10 साल मुकम्मल। PCB ने वीडियो जारी कर दी। PSL ने शायकीन के दिलों में खास मुकाम बनाया। दुनिया भर के नामवर खिलाड़ियों का एतमाद हासिल किया। लीग महज एक T20 टूर्नामेंट नहीं, एक मजबूत आलमी स्पोर्ट्स ब्रांड बन चुकी। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और इंतजामी सलाहियतों को भी दुनिया के सामने उजागर किया। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह बखैर। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि ये साल नौ आपके लिए नई खुशियां लेकर आया होगा और आपकी आज की सुबह भी अच्छी रही होगी। बल अच्छी खबरें हो तो दिल अच्छा हो जाता है, और जब दिन अच्छा हो जाता है तो हमारा दिल करता है वो खबरें आपके साथ शेयर की जानी चाहिए। और मामला कुछ यूँ है कि नए साल की शुरुआत जो है और नए दिन की शुरुआत जो है वो हम अच्छी खबरों से करने जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई जिसने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान को खासा तंग रखा, पाकिस्तानी सिटीजन पर उसका आसार हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहे थे, अब इसमें वाज़े कमी आ रही है। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसे ही कह रही हूँ, ऐसा कह रहे हैं अमरीकी जरीदा ब्लूमबर्ग, जिसने बताया कि पाकिस्तान में महंगाई में नुमाया कमी हुई है और पॉलिसी में भी इस्तेहकाम की तस्दीक हुई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में अफरात-ए-ज़र 5.6% रहा, जो न सिर्फ नवंबर से कम है बल्कि मार्केट तवक्कुआत से भी बेहतर है। ख़ासतौर पर खुराक की कीमतों में दबाव कम हुआ है और ग़िज़ाई अफरात-ए-ज़र 3.24% तक महदूद रहा, जिससे आम आदमी के लिए कुछ रिलीफ के आसार एब्सोल्युटली। और रिपोर्ट ये भी बता रही है कि खुराक की बेहतर दस्तयाबी से मार्केट में इस्तेहकाम आया है, एतमाद बहाल हुआ है और माशी पॉलिसी की समत अब वाज़े नजर आ रही है। इस इस्तेहकाम को देखते हुए स्टेट बैंक ने शरह सूद तकरीबन 3 साल की कम तरीन सतह पर लाते हुए 50 बेसिस पॉइंट्स कमी की है इसमें। और ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये कम शरह सूद से कारोबार भी अच्छा हो सकता है, सरमायाकारी के लिए फाइनेंसिंग भी आसान होने की उम्मीद अब बढ़ चुकी है। जबकि कम महंगाई से क़ुव्वत ख़रीद में बेहतरी और सार्फिन के रिलीफ के इम्कानात भी रोशन हुए हैं। यानी आदाद शुमार तो ये बताते हैं कि पॉलिसी इक़दामात के नताइज आना शुरू हो गए हैं, और अगर यही तसलसल रहा
तो मिड टर्म माशी इस्तेहकाम की बुनियाद मजीद मजबूत हो सकती है। ओके, सो ऑन द अदर साइड 1 जनवरी 2026 को पाकिस्तान और भारत ने कशीदा ताल्लुकात के बावजूद जोहरी तनसीबात और कैदियों की सालाना जो फहरिस्तें हैं उनका तबादला किया और पाकिस्तानी हुकाम ने भारत के 257 कैदियों की तफसीलात फराहम की हैं एंड एट द सेम टाइम भारत ने अपनी तहवील में मौजूद 391 पाकिस्तानी शहरियों और 33 माहीगीरों की मालूमात पाकिस्तान को फराहम कर दी हैं। ये सालाना तबादला जौहरी तनसीबात पर हमलों की रोकथाम और कैदियों के मामलात के इंतजामात के लिए किया जाता है, जो सियासी तनाव के बावजूद दोनों ममालिक के आज़म की अक्कासी करता है। And at the same time, there is one good news, more good news I think for all the Babar fans. बाबर आजम ने बिग बैश लीग में 2026 के इब्तिदा के मैच में विनिंग मिस सेंचुरी बनाकर शायकीन क्रिकेट को खुश कर दिया है और बड़े अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तानी फैंस जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड रहते हैं, खासतौर के ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ये मैच देखने गए थे, वो तो खुश हैं, लेकिन वो बाबर आजम के फैंस जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं और दीगर मुल्कों की उनकी शहरियत है, वो भी बड़े खुश है बाबर आजम को इतना अच्छा स्कोर करते हुए देखकर। I have got some stats. Okay. तो ये बाबर की 97th हाफ सेंचुरी है उसके लिए। फर्स्ट, सेकंड, बाबर आजम का ये होम ग्राउंड नहीं था, सिडनी सिक्सर्स का ये होम ग्राउंड नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे सिडनी सिक्सर्स के स्टैट्स के मुताबिक 27,000 लोग आए थे इस मैच को देखने के लिए, जो सिडनी सिक्सर्स के फैंस थे। सो ठीक है, तो एंड ऑफ द स्टोरी इज जलने वाले जलने वाले जलते रहेंगे, अब बाबर के फैन अपना काम करते रहेंगे। और अच्छी बात ये थी कि जो एक एलिगेशन होती थी ना कि यार ये मैच फिनिश नहीं करता, कर दिया मैच फिनिश। अब बोल लो आप, हो कर दिया ना मैच फिनिश। ऐसे ही इल्जाम लगाते रहते हैं बाबर के ऊपर कि वो अच्छी टीम्स के परफॉर्म और अपने होम ग्राउंड के अलावा अच्छा परफॉर्म थोड़ा सा रियलिटी चेक अब ये ले लें कि स्कोर इतना बड़ा नहीं था, 168 का टारगेट था, बट एक साइड बाबर ने संभाल के रखी और दूसरी साइड से उनके दीगर बैट्समैन जो थे दे केप्ट ऑन स्कोरिंग स्विफ्टली। ऑल्दो बाबर भी 126 के स्ट्राइक रेट से खेला है, बट आई थिंक दिस इज व्हाट बाबर आजम हैज बीन ऑलवेज अबाउट। बाबर has been the cushion, भाई वो विकेट ना गिरने दे, वो अपने हिसाब से करता लेकिन है। what we missed about बाबर आजम in the last few years, in the last 2.5 years I may say, और वो यही था कि जो कुशन हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो बाकी टीम को नहीं दे पा रहा था। He was holding so many number of balls and was not able to score runs, और फिर एंड में वो विकेट देकर चला जाता था और वो कुशन नहीं मिल पाता था। सो वो जो एक हम उससे केन विलियमसन और विराट कोहली एक्सपेक्ट कर रहे होते थे वो नहीं हो पाता था कि यार आप क्रीज पर तो मौजूद रहे। उसमें एक प्रॉब्लम ये भी थी ना कि आप उसको बजाय बाबर आजम के ग्लेन मैक्सवेल बनाना चाह रहे थे, लेड बाबर आजम, भाई बी बाबर आजम उसी तरह से खेलेगा एंड होपफुली हम जो है इस नए साल में, बाय द वे ये बीबीएल की बाबर की दूसरी हाफ सेंचुरी है। तो चले इस पे हम आगे चल के तो मजीद बात करेंगे, लेकिन एज ऑलवेज आगाज़ तो करते हैं सब सुबह के नाश्ते से और शो का आगाज़ होगा सियासी नाश्ते से। नए साल के आगाज़ पे सियासत ने एक बार फिर एंट्री दी और उसी दायरे में घूमती फिलहाल दिखाई दे रही है, जहाँ कशीदगी है, एहतजाज की कॉलें हैं और ब्रेक थ्रू की जो उम्मीदें हैं वो साथ साथ चलती रहती हैं। अब सबसे अहम बयान सादिया हुकूमती जो मुशीर हैं, सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह, उन्होंने सियासी डेडलॉक तोड़ने का एक नुस्खा जो है ना वो बताया है, और वो नुस्खा जो है वो ताकत या दबाव नहीं है बल्कि एतमाद साजी का है। जरा सा आप भी तो बताएं कि किन किन को साथ बैठने का मशवरा दिया? यस, और राना सना ने वाजे किया है कि 5 बड़े सियासी स्टेक होल्डर्स जो है उनके दरमियान राब्ता है, एतमाद कायम हो जाए तो मामला आगे बढ़ सकता है। अब उसमें वो चाह रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ भी मौजूद हो, बानी पीटीआई भी मौजूद हो, एक और शख्सियत उन्होंने कहा इसमें मौजूद एक्चुअली यस। सो दिस इज व्हाट ही वांट्स कि 4 जो सियासी बड़े हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ हैं, मियां शहबाज शरीफ हैं, बानी पीटीआई हैं, ये मिल बैठें और बात करें कि आगे सियासी मामलात को किस तरह से लेकर जाना है ताकि सियासी इस्तेहकाम मज़ीद आ सके। एंड वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस फैसल सिंस द बिगनिंग के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यस आ गई है पाकिस्तान में। एक और जो सेंट्रल पॉइंट था वो ये था कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाए तो कम से कम एक पेज पर सारी क़यादत होगी और मुल्क तरक्की की वो राहें जो वो अचीव नहीं कर पा रहा उन पर वो गामजन रहेगा। जी बिल्कुल, इसी में बात कर लेते हैं। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुर्रानी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रानी साहब, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सियासी अखबार से हम जिसे तब्दीली समझते हैं शायद वो तब्दीली नहीं है, बल्कि एक चक्कर है, एक विशेष सर्कल है जिसमें पहले कोई और नाम हुआ करते थे, आज कुछ और नाम है, शायद आगे कुछ और होंगे, और हम इस साइक्लिक इशू से निकल नहीं पा रहे। क्या समझते हैं 2026 में हम निकल पाएंगे इस चीज़ से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हर साल के शुरू में हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस चक्कर से हमें निकाले, क्योंकि इस चक्कर ने पूरी कौम को चकरा दी है और इसी चक्कर ने जो है पाकिस्तान की मईशत को भी चकरा दिया है। लेकिन यह है कि 2025 में होने वाली कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनके नतीजे में ये इम्कान पैदा होता है कि शायद मुस्तकबिल में हालात वैसे ना रहें जैसे माजी में रहे हैं। और इसमें कुदरत की भी एक हमारी पाकिस्तान के ऊपर एक मेहरबानी नजर आती है और हम देखते हैं कि मार्काए हक की शक्ल में अल्लाह ताला ने, मुल्क की अफवाज ने, मुल्क की अवाम ने जो तोहफा पाकिस्तान को दिया है और उसके नतीजे में जो पाकिस्तान को इज्जत मिली है और पाकिस्तान को जो वक़ार मिला है दुनिया भर के ममालिक के अंदर, इसके बाद जो है हमें ये तवक्को पैदा होती है कि अब इस मोमेंटम है इसको कायम रखने के लिए इंशाअल्लाह हम ज़िंदगी के दीगर शोबों के अंदर भी वो मुस्बत अचीवमेंट्स करेंगे जो कि टकराव और कोहलू के बैल की जगह हमें एक कदम बढ़ाती हुई कौम की शक्ल में बदल सकें। और इसके बारे में अगर सियासी कायदीन जो हैं वो अपने रवैयों को नहीं बदलते और अगर वो मईशत के साथ जो उनका रवैया है उसको नहीं बदलते तो उस सूरत में उनके लिए अवाम की पसंदीदगी मजीद कम हो जाएगी। लिहाजा ये मेरी तो ये तवक्को है कि अल्लाह ताला ने जहाँ हमें पिछले 50 साल की जो एक अंडरडॉग कैफियत थी, हम जिस कमजोरी की सूरत में चल रहे थे इस खित्ते में और दुनिया में, उसको तब्दील कर दिया है कुदरत ने। तो अब जो है जो नई सूरत हाल बन रही है इसमें उम्मीद ये है कि हमारी मईशत भी बदलेगी और हमारे सियासतदानों के रवैये भी बदलेंगे, वरना वो खुद बदल जाएंगे। सही। 2025 की अगर हम बात करते हैं और ख़ास तौर पर ख़ारजी महाज का जिक्र करें तो हमने बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। ये वही कंटिंजेंट है जिसने पाकिस्तान को जाकर दूसरे मुल्क में रिप्रेजेंट किया और यहाँ पर वो सियासी सरगर्मियाँ भी सरअंजाम दे रहे हैं। बट ऐसे में स्टिल अंदरूनी तौर पर अगर बात की जाए तो अंदरूनी मामलात हम नहीं सॉल्व कर पाए। कहाँ हम लैक कर रहे हैं? देखें, अभी मैं अंदरूनी तौर पे तो आप देखें ना, इस वक्त पाकिस्तान की आज ये जो मतलब इसके बाद से मार्का हक के बाद से तो इस वक्त दो मईशत को दो इंजन लग चुके हैं। एक इंजन तो वो है जो मुल्क की डिफेंस इंडस्ट्री और मुल्क की जो अफवाज के दुनिया के अंदर हैसियत और हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शंस हैं उनके बारे में एक जो दबदबा और एक दुनिया के अंदर जो एक रिकग्निशन उनकी पैदा हुई है, वो एक नया एलिमेंट है जो हमारी मईशत को मुस्तकबिल करीब में और आइंदा साल और आइंदा सालों में सहारा देता हुआ लगता है। दूसरी तरफ वो मईशत है जो हमारी, वो इंजन है मईशत का जो हमारी हुकूमती मशीनरी चलाती है। उसके अंदर हम ये महसूस करते हैं कि वहाँ पे किसी किस्म का कोई तहर्रुक मौजूद नहीं है। जितनी भी माशी इंडिकेटर्स हैं वो डाउन जा रहे हैं। पब्लिक को रिलीफ देने का कोई रास्ता नहीं है। ख़त गुरबत से लोग नीचे जा रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। जो इवन आपकी ज़राअत जो कि पाकिस्तान की एक वो है, बैकबोन है और जिसको जिसको काश्तकार अपनी कुव्वत से चलाता है, उसको भी हुकूमती रुकावटें जो है वो उसको मुंजमिल कर देती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाते, बिजली कहते हैं सस्ती कर दी है, प्रैक्टिकली महंगी हो जाती है। अब सोलर को अवाम ने इतने जोर शौक से उसको ऊपर उठाया, अब उसी के ऊपर जो है जो IPP जिन्होंने मुल्क की मईशत बिठा दी उनकी तो पेमेंट्स हो रही हैं और जो सोलर जिन्होंने मुल्क की मईशत को सहारा दिया उनके साथ एक इंतकामी रवैया रखा जा रहा है। तो ये जो सारे हुकूमती इकॉनमी को डील करने वाले इदारों के मनफी रवैये हैं, इसको यकीनी तौर पे अब बदलना चाहिए। और इसके ऊपर मेरा ये ख्याल है कि इस बजट से पहले हुकूमत को अपना रवैया जो है उसको यकीनी तौर पे इम्प्रूव करना पड़ेगा और जो ये जो मतलब जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं हमारी मईशत के ऊपर, हमारे अवाम के ऊपर, और जिस तरीके से अवाम को मुल्क की मईशत का हिस्सा नहीं बनने दिया जाता, उसमें यकीनी तौर पे एक तब्दीली आनी चाहिए और
उम्मीद तो ये है कि इंशाल्लाह आएगी। दुर्रानी साहब, आज हम देखें तो दुनिया अपने अपने जो झगड़े हैं उनको ख़त्म कराने के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रही है, दीगर ममालिक पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। ऑन दी अदर हैंड हम जो है इंटरनल जैसे कि आप ख़ुद भी फरमा रहे हैं कि इतने सारे इश्यूज़ हैं, तो हमारी जो ये कामयाब सिफारतकारी रही है 2025 में, ये हमें इंटरनेशनली तो फ़ायदा दे रही है, इंटरनली हम ये ट्रांसलेट क्यों नहीं कर पा रही हमारी खारजी कामयाबियाँ? असल में देखें, अब इसकी कहानी बड़ी सादा सी है। मैं तो ये बात बारहा कह चुका हूँ कि हमारी जो रूलिंग एलीट है उसके मफादात जो हैं वो मुल्क में नहीं है, उनके मफादात मुल्क से बाहर हैं। जिन लोगों के मफादात मुल्क से बाहर होते हैं वो फिर मुल्क के लिए वो कुछ नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, इस वक्त मुल्क में सिर्फ एक ही इंडस्ट्री चल रही है, कर्जों की इंडस्ट्री है। मतलब कर्जे लेने के अंदर जो है सारी खुशियां मनाई जाती हैं कर्जे लेके। वो कर्जा जिसके नतीजे में आप, मैं, हमारे बच्चे जो हैं मजीद कर्जे तले दब जाते हैं, लेकिन वो कर्जे जब मुल्क में आते हैं तो वो गैर मुल्की जाके साथों में लग जाते हैं, वो अनफेयर मीन्स से जो है मुल्क से बाहर चले जाते हैं और मुल्क के अंदर जो है गुर्बत, अफलास और बेकसी रह जाती है। अब ये जो सारा रवैया है हुक्मरानी का, इस रवैये को यकीनी तौर पे हम तो मतलब ये तवक्को करते हैं कि हुक्मरान जो हैं वो इसको बदलेंगे, और इस हुक्मरानों का इस वक्त ये जिम्मेदारी बनती है कि वो टकराव की सियासत को मफाहमत की सियासत से दुरानी साहब, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन से मुतालिक आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? क्या कोई राय है जो आप हुकूमत को देना चाहेंगे? देखें, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है वो बेसिकली तो उसका जो मेन पावर सेंटर है वो तो पीटीआई है, लेकिन टीटीए की तरफ से जो इस वक्त असेंबली के अंदर महमूद खान साहब को अपोजिशन लीडर नॉमिनेट किया गया है, जिसको अभी तक लैल से काम लिया जा रहा था, लेकिन मुझे ये तवक्को है कि अब उनकी तकर्री हैसियत अपोजिशन लीडर कर दी जाएगी, क्योंकि इसके अंदर बैकडोर से जो काम हुआ है, और वैसे भी महमूद खान अचकज़ई साहब का एक अच्छा ताल्लुक रहा है मियां नवाज शरीफ साहब से, तो मियां साहब ने भी इसके अंदर इंटरफेयर किया है और वो इस चीज़ की वो कर रहे हैं। इस चीज़ का उन्होंने स्पीकर से भी गालबन कहा है कि वो इस तकर्री को डिले ना करें और फौरी तौर पे कर दें। तो मुझे तवक्को ये है कि जनवरी के महीने में महमूद खान साहब का बहैसियत अपोजिशन लीडर तकर्रुर जो है कर्टसी मियां नवाज शरीफ साहब हो जाएगा, और उससे ये है कि फिजा के अंदर एक बेहतरी पैदा होगी। बहन, ये अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो रिक्वेस्ट के ऊपर अगर प्रेसिडेंट जरदारी जो हैं वो कोई पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं टुवर्ड्स केपीके गवर्नमेंट और टुवर्ड्स पीटीआई मफाहमत के लिए, वो अच्छे इक़दाम उठाते हैं, तो उसका भी एक मुस्बत असर पैदा होगा यकीनी तौर पे। तो यही अब ज़रूरत है कि इक़दामात किए जाए। मैंने तो ये भी तजवीज़ दी थी कि अगर इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो एक प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करे और केपीके के गवर्नर की जो स्लॉट है वो पीटीआई को ऑफर करते हैं जरदारी साहब, तो उससे ये होगा। बिल्कुल ठीक है दुरानी साहब, पॉइंट टेकन। नो, जस्ट वन लास्ट थिंग, 2025 में हमने बड़े अच्छे माशी अदाद शुमार देखे। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे नहीं तो कम से कम कदरे बेहतर, ठीक है। 2026 में उसके असरात अवाम तक मुंतकिल होंगे या फिर ये भी साल स्टेबलाइजेशन में निकल जाएगा? देखें, ये जो 2025 के जितने भी आपके पास वो आए हैं, मतलब डेटा आया है, उसके अंदर तो IMF की जो रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के ऊपर वो बड़ी क्लियर बता रही है कि कोई भी इंडिकेटर इन रियल डिलीवर नहीं कर। ये जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह है, ये एक पूरी मतलब एक इल्यूजन जिसे कहते हैं, सोराब की एक वो है, एक प्रेजेंटेशन है जिसको कि हम करते हैं, छोटी सी उसकी बेसिक वैल्यू है और उसी को हम उसके बढ़ने और बढ़ोतरी को हम मुल्क की मईशत की मजबूती से तासुर करते हैं। मईशत में एक्सपोर्ट्स कहाँ है, मईशत के अंदर खत गुरबत से नीचे कितने लोग हैं, ऊपर कितने लोग हैं, मईशत के अंदर जो है
पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ी है, तमाम मेजर क्रॉप्स जो है पाकिस्तान के उनको क्रैश करा दिया गया है। तो इसलिए ये जो तमाम चीज़ें हैं जिनको हम मीडिया के ज़ोर पे और जिसको हम प्रेजेंटेशन के ज़ोर पे, इश्तिहारात के ज़ोर पे, हाँ चाइना की बनी हुई बसें आ गई, वो चल गई तो मईशत चल गई, तो मईशत कैसे चल गई, उसमें से तो आपका कमीशन चल गया। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये तमाम फिगर्स जो हैं जिनको एक फर्स्ट फिगर्स को जो है आप आवाम को खुश करने के लिए देते हैं, लेकिन आवाम जब रोटी का बिल लेने जाते हैं, जब वो बिजली का बिल देने जाते हैं तो बच्चों की फीस रह जाती है, बच्चों की फीस देते हैं तो घर का किराया रह जाता है। और एक मतलब दुकान पे जाना जो है एक आम आदमी के लिए वो तो सुदान रूह बन गया है। तो इस तरह की ये जो हकीकी इश्यूज हैं ग्राउंड के, इनको एड्रेस करना जो है, ये हुकूमत का तो ये हाल है कि वो गटरों के ढकने नहीं लगा सकती, उन्होंने क्या मईशत को चलाने और क्या चला रहे हैं। लेकिन अब इस वक्त एक पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी अटेंशन मिली है, उस अटेंशन को कैपिटलाइज करने की जरूरत है टुवर्ड्स द नेशनल जिसे कहते हैं डेवलपमेंट और मईशत के इस्तेकाम के लिए। और उसके लिए हमें ये इस मौके को कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है, और इससे जितना ज़्यादा आई थिंक वी गेन्ड अ लॉट ऑलरेडी इससे मेरे ख्याल में फैसल, बट येस वी आर ऑन द वे टू गेट सम मोर। और इस सब में एक चीज़ जो हुई, जहाँ पाकिस्तान को एक राइज मिला, जहाँ पाकिस्तान के बयानिए को कह लें कि कॉन्फिडेंस मिला, वहाँ एट द सेम टाइम जो चीज़ टूटी है, जो कि शैटर हुई है, वो है भारत की एरोगेंस में, विच आई थिंक वी शुड डेफिनेटली डिस्कस अबाउट। और एक और भी नई चीज़ सामने आई है। एरोगेंस नहीं टूटी है, उनका वो जो मनगढ़ंत ड्रामा इंडस्ट्री है ना, ओ यस यस, कि जो भी करो पहले पाकिस्तान, वो उसके साथ भी बड़ा कुछ हुआ है। तो जनाब, भारतीय सियासत में नई हलचल मची है, और पुलवामा हमला जिस पे भारत ने फिल्में बहुत सारी बना दी थी, और अब अंदर से आवाज़ें ये उठना शुरू हो गई हैं कि भारतीय रहनुमा है संतान पांडे बुनियादी तौर पे इनका समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ है, और इन्होंने ये कहा है कि 2019 का पुलवामा हमला किसी बैरूनी कार्रवाई का नतीजा नहीं था, बल्कि बीजेपी की सियासी हिकमत अमली का हिस्सा था। दिस इज ह्यूज। यस, और ये संतान पांडे वाहिद ऐसे शख्स नहीं है, इससे पहले भी कई लोग ये बात कर चुके हैं, बल्कि इनको ये कहना है कि बगैर शफाफ तहकीकात के या कोई ठोस एविडेंस आपके पास जब नहीं था, आपने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। मोदी हुकूमत का उनका ये कहना था कि ये पुराना वतीरा है। एज आई सेड, दिस इज नॉट द फर्स्ट फॉल्स फ्लैग दैट वी हैव सीन कमिंग फ्रॉम इंडिया टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड देन गेटिंग ब्रोकन। और उनका ये कहना है कि अवामी जज्बात को भड़काने के लिए किया जाए। नॉट टू फॉरगेट की बात इसलिए भी सही साबित होती है बिकॉज मोदी चाहते हैं कि उनको एक और टर्म मिल सके, वो इलेक्शन में जीत हासिल कर सकें, और इस तरह के एक्सट्रीमिज्म को बढ़ा के वही वजह होती है कि आप अपना वोट बैंक इंक्रीज कर सकें। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब इसमें ये भी है, ये इल्ज़ामात जो है ना ऐसे वक्त पे सामने आए हैं जब भारत में मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर ऑलरेडी अंदरूनी तनकीद बढ़ती जा रही है। अभी पहलगाम को पूरी तरीके से डीबंक उनके लोगों ने कर दिया, फिर उसके बेसिस पे जो जंग उन्होंने की वो बुरी तरीके से हार गए, और अब हो ये रहा है कि उनकी जो फैक्ट्री है ना, वो फेक न्यूज़ फैक्ट्री, उनकी प्रोपागेंडा फैक्ट्री जिससे वो फिल्में बनाते हैं। अभी उन्होंने एक और गलवान पे मूवी बनाई है जिस पे उन्होंने दिखाया, एक तो इन्होंने जो हीरो हैं उनको गेम ऑफ थ्रोन्स के हीरो की तरह जो है ना वो शॉट पकड़ा दी, उस बेचारे ने शॉट पकड़ी भी थी गेम ऑफ थ्रोन्स वाले ने, और यहाँ पे सलमान खान को लकड़ी का जो है वो एक टाला पकड़ा दिया, और उसको एग्जैक्टली वो वैसे ही खड़े हुए हैं। मतलब कि कॉपी करने की भी कोई सीमा होती है, कोई हद होती है, कोई बॉर्डर होता है। खैर, बॉर्डर की बात करें तो वो भी झूठ पे बमनी थी, लेकिन चलें। तो ये इन्होंने बताया, जबकि गलवान में असल सूरत हाल क्या हुई थी, कौन पिट के साइड में खड़ा होकर, और ये इस मैं बात कर रहा था। स्टार्क बना दिया, हाउस ऑफ स्टार्क। somehow at the same time आप चाहते हैं कि चाइना के साथ, एक दफा वो वक्त था जब आप चाइना को कंपटीशन देना चाहते थे, आज आप चाहते हैं कि आपके चाइना के साथ रिलेशंस हो सके ताकि आप खित्ते में अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की कोशिश करना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम जब आप गलवान वादी के वाकये के लिए मूवी बनाते हैं तो आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं? एंड सबसे बड़ा जो बैकलैश आया है वो चीन से ही आ रहा है, अब हम देख रहे हैं। सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गिव अ फॉल बैक टू इंडिया अगेन वन मोर टाइम। मुझे पता है क्या लग रहा है कि क्योंकि इनके ड्रामे को पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, जंग में भी बुरी तरीके से पिट गए, उसके बाद ये 2.0 का नारा लगाते रहे, वो भी बेचारे नहीं कर पाए, तो हुआ ये कि लगता है कि ये बैकफुट पे जा रहे हैं। अब देखिए, इंडिया की किसी भी चीज़ का हिंदुत्व बैक किसी भी पॉलिसी का
भरोसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो ढाका में हुआ उससे लग ये रहा है कि शायद ये बर्फ पिघल रही है, शायद पीछे हट रहे हैं, शायद घुटनों में आ रहे हैं, इसलिए तो हाथ मिला रहे हैं। रिसेंट जो अभी इनकी मूवी आई थी धुरंधर आई में से, उसमें भी पाकिस्तान तो हमेशा से ये कहता चला आ रहा है कि आपके लोग पाकिस्तान के अंदर इंटरवीन कर रहे होते हैं और यहाँ पर आप टेरर फंडिंग कर रहे होते हैं, और आप जितनी ज़्यादा खासतौर पर मीडिया प्लेटफॉर्म से हम देख रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि अपने नैरेटिव बिल्डिंग करके पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाए, वो एक्चुअली उनकी तरफ ही वापस, जैसे कहते हैं किसी के लिए गड्ढा खोदो और खुद उसमें गिर जाओ, वो होता चला जा रहा है। एब्सोल्युटली। इस सारे मामले पे और ये जो बर्फ पिघली है, क्या ये वाकई बर्फ पिघली है या फिर ये हाथी के वो दांत हैं जो खाने के दिखाने के? और इसी में बात कर लेते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, दिफाई तज्ज़ेकार हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। तो जनाब, हमने देखा कि ये आवाज़ जो आई है भारत के अंदर से पुलवामा के हवाले से, और उनके अपने एक नेताजी हैं, उन्होंने एक फरमाया है कि जी ये किसी और ने नहीं किया, ये खुद इंटरनल खुद बीजेपी ने करवाया है। ही इज नॉट द फर्स्ट गाय। ये समाजवादी पार्टी के संतान पांडे, ही इज नॉट द फर्स्ट गाय। इससे पहले सुब्रमण्यन साहब भी इस तरह का एक बयान दे चुके हैं। तो भारत के अपने अंदर से इस चीज का एतराफ, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? जी, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें तो फैक्ट नहीं है। अगर लेट्स नॉट फॉरगेट कि सत्यपाल मलिक जो गवर्नर थे इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, ही इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा, मैंने पहले कहा था, मोदी को कहा था, तो कहता आई वाज टोल्ड, ही वाज गिवन ए शट अप कॉल कि ना आपने इस पे कमेंट नहीं करना है। और उन्होंने ये कहा जब ये कन्वाई जो सीआरपीएफ का मूव कर रहा था, तो जो एग्जिट्स, जो एंट्रीज थे वो खुले छोड़ दिए गए थे, और वो कहता वो जो लड़का था वो गाड़ी लेके फिर रहा था, तो नो बॉडी स्टॉप हिम। तो उनका भी ये कई दफा उन्होंने कहा कि इट वाज बाय डिजाइन। उन्होंने कहा डेड बॉडीज के ऊपर मोदी साहब ने सियासत की तो इलेक्शन जीतने के लिए। पुलवामा तो बेसिकली कंसीव यही इसीलिए किया गया था, उसको करने के लिए। सेकंड, एक और उनके बड़े मशहूर वकील है प्रशांत भूषण, वो भी ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि ये इनसाइड जॉब था जी। और एक और चीज अगर आपको याद हो, देयर वाज ए व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी बिटवीन अर्नब गोस्वामी और एक दास गुप्ता के दरमियान, और उन्होंने इससे देखें, रिपब्लिक टीवी वाज द फर्स्ट टीवी जो साइड पे थी और वो वहां से रिपोर्ट कर रहे थे, और उनके चैट में ये बात हुई थी कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। So it was all planned, designed। सारे जिस तरीके से पहलगाम हुआ, और पहलगाम के भी आप देख लें कि अब जो रिपोर्ट सबमिट हुई है तो कांग्रेस को, तो उसमें लिखा कि ये इंसर्जेंट ने किया, पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं है। तो उधर भी ये फंस गए हैं। तो फ्यूचर में अब दुनिया को समझ में आ गई है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेसिकली ये टूल के तौर पे इंडियन गवर्नमेंट यूज करती है टू मलाइन बेसिकली पाकिस्तान, लेकिन इसमें भी पकड़े गए हैं। और आप देखें, हम तो गंगा से स्टार्ट कर सकते हैं। 1971 में जो फोकत तैयार है जो वहां से हाईजेक हुआ से लेके ये अभी पहलगाम तक, एक लिस्ट है जिसमें है। इवन आप देखें कि जो बम्बई अटैक्स है उसके ऊपर एलियस डेविडसन ने एक किताब लिखी है, 972 पेजेस की एक किताब है, और पूरे किताब में इस बात पे उसने डिस्कशन की कि बम्बई अटैक्स भी अगेन इनसाइड जॉब था, और उसने इतने जबरदस्त क्वेश्चन रेस किए, आज तक किसी इंडियन ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। और छत्तीस सिंह कोरा में जब क्लिंटन ने विजिट किया, देखे जब वो वहां पे पहुंचे तो उसी रात को 36 सिख मारे गए थे। और बाद में इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। लेफ्टिनेंट जनरल गिल अभी भी जिंदा है, उनका इंटरव्यू अभी अवेलेबल है ऑनलाइन। उन्होंने कहा ये बीजेपी ने करवाया था जी। सो बीजेपी की एक हिस्ट्री है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके। अब मोदी साहब की साख गिर चुकी थी, दैट्स वाई पहलगाम हुआ। लेकिन जिस तरीके से हमने मार के हाथ में उनको फिक्स किया है, तो उससे ये अभी तक रिकवर नहीं कर सके हैं। ये जिंदगी भर ये अगले तक, जब तक दुनिया है, ये इसके मार के हक और बुनियाद महसूस की बात होती रहेगी और इंडिया की हजीमत होती रहेगी।
राइट अच्छा, अब जो फैसल ने सवाल किया, मैं चाह रही हूँ कि अगर आप उसके ऊपर थोड़ा स्पॉटलाइट डाल सकें, और वो ये कि कल हमने जयशंकर साहब को देखा कि वो बिलावल भुट्टो से हाथ मिलाया, बड़ी गर्मजोशी के साथ मिलाया, एंड इट फेल्ट उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगा कि जैसे वो हाथ मिलाना चाहते थे। एक इससे पहले का भी वाकया हम देख चुके हैं, जब बिलावल भुट्टो स्टेज पर आए SCO इजलास में और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उनको सलाम किया, बट देन वो बिल्कुल भी वेलकमिंग बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। सो ये एक डिफरेंस ज़रूर आया है, एंड ऑब्वियसली ये बनियान मरसूस के बाद ही आया है। क्या कैसे हम पाकिस्तानी इसको कैसे परसीव करें, क्या इस बर्फ पिघलती महसूस करें? क्या इंडिया भी चाहता है कि अगर चाइना और US से मिलकर पाकिस्तान के और इंडिया के रवाबित को बेहतर कर सकते हैं, तो चाइना के साथ साथ क्या भारत भी चाहेगा एक हाथ आगे बढ़ाना या नहीं? सादिया, दिस इज सिंबॉलिक कर्टसी। अगर कोई भी बंदा उस कमरे में होता तो उसने भी यही करना था। सो देयर इज नो डिप्लोमेटिक शिफ्ट, ये हमें समझना चाहिए। टोटली इट इज ए कर्टसी है, कर्टसी सिंबॉलिक कर्टसी थी, और इंडिया के उसमें कोई शिफ्ट नहीं है। टेररिज्म स्टेट टूल के तौर पर इसी तरीके से हो रही है, और जिस तरीके से अफगानिस्तान में अभी भी प्रॉक्सीज को वो यूज कर रहे हैं, और फिर अभी आप देखें रिसेंट डेवलपमेंट में बांग्लादेश के अंदर भी, वहाँ पे भी इन्होंने ट्रांस नेशनल रिप्रेशन एसोसिएशन स्टार्ट की। उस्मान हादी हमारे सामने एक मिसाल है। फिर उन्होंने वहाँ भी कोशिश की हिंदू और मुसलमानों में रिफ्ट वहाँ पे वायलेंस करवाने के लिए। सो मेरा ख्याल में कोई भी नहीं है, कोई इंडिया में 1% भी शिफ्ट नहीं है, कोई चेंज नहीं है। और हम बिल्कुल ये सिर्फ एक आप समझ लीजिए, जो कल अगर लिस्टें चेंज हुई है वो रूटीन की हुई है, लेकिन इंडिया के जो इंटरनल डिजाइन है उसमें कोई तब्दीली नहीं है। वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। सिंस अभी इंटरनेशनली आप देखें कि तमाम लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं, इंडिया आइसोलेशन में चला गया है, तो ये एक आप समझ लें इट वाज अ सिंबॉलिक कर्टसी, नथिंग मोर देन दैट। ऑलराइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। एक मरतबा फिर भारत के अपने ही लोग ये एतराफ़ कर रहे हैं कि जो कुछ भारत में होता है उसमें किसी और का नहीं बल्कि खुद भारतीयों का हाथ होता है, खुद बीजेपी का हाथ होता है, हिंदुत्व का हाथ होता है, RSS का हाथ होता है। लेकिन अब दिस इज़ फॉर द वर्ल्ड टू सी, एक्चुअली ये दुनिया के देखने के लिए है कि जब आप किसी भी चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाल रहे थे और पाकिस्तान पे खुदा न खास्ता पाबंदियाँ लगाने की हो रही थी, तो क्यों ना अब टाइड जो है वो टर्न की जाएँ और ये मज़ा उधर भी चखाया जाए। वेल, इसके साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का। सी यू आफ्टर दिस। वेलकम बैक। हम उम्मीद यही करते हैं कि जो डिजिटल चीज़ें हैं वो पाकिस्तान में बेहतर से बेहतर होती जाएं, ताकि क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने में मदद मिल सके। और एक लंबा चौड़ा सिस्टम पहले हमें उससे गुजरना होता था, और हम देख रहे थे कि दुनिया कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन हम उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़े थे। बट नाउ हम दुनिया के साथ कदम मिलाकर कदम चल रहे हैं। और मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, मैंने इतनी लंबी तमहीद इसलिए बांधी क्योंकि नादरा ने बायोमेट्रिक तस्दीक के निज़ाम में एक अहम पेशरफ की है, और वो है फेशियल रिकग्निशन सिस्टम मुतारिफ करवाना। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि उन शहरियों को सहूलत फराहम की जा सके जिन्हें फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है, ख़ासतौर पर बुजुर्ग अफराद या वो लोग जिनकी स्किन टाइप बहुत ही थिन होती है, उनके फिंगरप्रिंट्स नहीं आ पाते। और ऐसे में नादरा को भी उनके सिस्टम में है चाहता है, और लोगों के लिए भी वो मुश्किल का बाइस बनता है। अब नादरा के मुताबिक इस इक़दाम के तहत शनाख्ती कार्ड कवानीन में तरमीम करके फेशियल रिकग्निशन को बाज़ाब्ता तौर पर बायोमेट्रिक तस्दीक का हिस्सा बना दिया गया है। नादरा का ये कहना है कि 20 जनवरी से मुल्क भर के नादरा रजिस्ट्रेशन मराकज़ में फेशियल रिकग्निशन के जरिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। बिल्कुल, और इस पर बात करते हैं। सैयद शबाहत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप तर्जुमान हैं नादरा के। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारे जहनों में अक्सर ये आता है कि फेस रिकग्निशन किस तरह से कन्वीनियंस ज़्यादा क्रिएट कर सकती है, बिकॉज एट द सेम टाइम लोग सोचते हैं लाइट और कैमरे की अफेक्ट्स और ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो नादरा कैसे ईजी करने जा रहा है फिंगरप्रिंट से फेस रिकग्निशन की तरफ शिफ्ट होने पर? वालेकुम सलाम, और एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट करते हैं। देखिए, एक बात यह है कि बहुत से इदारे ऐसे हैं जहाँ पर जब आप हासिल करने जाते हैं उनकी सर्विस, जैसे कि बैंकिंग है या मोबाइल की नई सिम निकलवाना है या गाड़ी की ट्रांसफ़र करवाना है, तो वो एक मरतबा आपके उंगलियों के निशानात लेकर उसको मैच करते हैं नादरा में जो आपका रिकॉर्ड है उसके साथ। ये हमारी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का एक
सिस्टम है जो हमने मुतारिफ करवा रखा है Okay. ताकि ये बात इंश्योर कराई जा सके कि जो शहरी इस वक्त आया है ये वही है जो इसका शनाख्ती कार्ड नंबर जिस नाम पर इशूड है। सो वहाँ पर बहुत से लोगों के साथ ये इशू आता रहता है कि चाहे उम्र की वजह से, चाहे हाथों के से मुशक्क़त वाला काम करने की वजह से, स्किन की बीमारी की वजह से, या कई साल में आप नहीं आते, नादरा मुल्क से बाहर थे, आप वापस आए, आपकी उंगलियों के निशानात या तो तब्दील हो चुके हैं यानी घिस चुके हैं, या उस इदारे में या उस जगह पे जहां आप बायोमेट्रिक दे रहे हैं उसमें आपकी बायोमेट्रिक कैप्चर करने की जो डिवाइस है वो नाकिस है या वो वैसी कारआमद नहीं है। इस सिलसिले में आप अपने ही बैंक से अपनी रकम नहीं निकलवा पा रहे क्योंकि वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, अपना ही प्लॉट नहीं फरोख्त कर पा रहे, अपनी ही गाड़ी नहीं फरोख्त कर पा रहे, एंड द लिस्ट गोज ऑन। अच्छा, अब उस सूरत में वो लोग वापस आते थे नादरा सेंटर और आकर कहते थे जी हमारे बायोमेट्रिक्स दोबारा आप एक दफ़ा फिर रिकॉर्ड कैसा बना लें, लेकिन अगर दूसरी तरफ डिवाइस का इशू है तो हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते थे। लिहाजा अब ये है कि सर्टिफिकेट का इजरा किया जा रहा है 20 जनवरी से। इस सर्टिफिकेट पर जो शनाख्ती कार्ड पर आपकी तस्वीर है वो मौजूद होगी और आज की तारीख में जो आपकी तस्वीर है वो दोनों तस्वीर साइड बाय साइड मौजूद होंगी, और आपका नाम, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, इसका पिन कोड होगा, और वो इदारा या वो बैंक जिसको ये हम रसीद पेश करेंगे, सर्टिफिकेट पेश करेंगे, वो इसको एक मरतबा में कंज्यूम कर लेगा, यानी कि ये मुतादिद जगहों पर इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। ये एक ट्रांजैक्शन के लिए आप उसको दे देंगे और वो अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेगा। बट क्या मुझे अपनी फेस रिकग्निशन के लिए एक दफ़ा नादरा जाने की ज़रूरत है? लेट्स से मेरे फिंगरप्रिंट्स या मेरा बायोमेट्रिक ऑलरेडी नादरा के पास है, मेरा शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, मेरा पासपोर्ट बना हुआ है, व्हाट्सओएवर। सो अब मेरा जो डाटा है वो नादरा के पास हो, क्या मैं उसके लिए जाऊँ? और ख़ासकर मुझे बच्चों के हवाले से भी बताइएगा, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके बे फॉर्म्स होते हैं, उनकी पिक्चर्स लग जाती है, डू दे नीड टू गो थ्रू द सेम प्रोसीजर एज वेल? ये सारी दो अलग अलग बातें हैं। ये जो फैसिलिटी मुतारिफ करवाई गई है ये उन लोगों के लिए है जिनके उंगलियों के निशानात मध्यम पड़ चुके हैं या मैच नहीं हो पा रहे हैं, और उनको कहा जाता है कि आप नादरा से कोई सर्टिफिकेट लेके आएं कि आप ही का नाम सैयद शबाहत अली है जिसका शनाख्ती कार्ड नंबर ये है, क्योंकि आपके निशानात हमें मैच नहीं करते हुए नजर आ रहे। ये एक अलग गुफ्तगू है। जहां तक फेशियल रिकग्निशन की बात है तो फेशियली हम हर उस शख्स को रिकग्नाइज कर सकते हैं जिसकी तस्वीर हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा है। और जैसे मैंने आपके साथ पिछले मॉर्निंग शो में ये जब गुफ्तगू हमारी हुई थी तो मैंने बताया था कि अब तो हम जो 3 साल से ऊपर का बच्चा है अगर वो नया बे फॉर्म बनाने के लिए आता है तो हम उसकी तस्वीर को भी हासिल करते हैं, और 10 साल से ऊपर के बच्चे की तस्वीर और बायोमेट्रिक के निशानात 10 उंगलियों के लेते हैं। सो वो अलग बात है कि हम उसको फेशियली रिकग्नाइज कर सकते हैं। यहाँ जो ये सर्टिफिकेट है इस पे तो हम सिर्फ वो तस्वीर लगा के दे देंगे कि अगर इसकी उंगलियों के निशानात टैली नहीं भी कर रहे तो भी ये वही शख्स है जो ये क्लेम कर रहा है। और इस सर्टिफिकेट के हासिल हुसूल के लिए कोई पेचीदगियाँ तो नहीं है शहबाज साहब? 20 रुपये फैसल साहब फीस है, और 20 जनवरी से हम इंशाल्लाह इसको अवेलेबल करने जा रहे हैं नादरा के तमाम सेंटर्स पर। नादरा के इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 937 से ज़ायद मराकज़ मौजूद हैं, 60 से ज़ायद हमने काउंटर्स दे रखे हैं मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स पे, तो इन तमाम जगहों पर ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल होगी। राइट, सो बेसिकली ट्राइंग टू मेक दिस प्रोसेस अंडरस्टैंडेबल हमारे व्यूअर्स के लिए, मैं जाती हूँ नादरा और मैं 20 रुपये भरती हूँ और मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे अपनी फेशियल रिकग्निशन का सर्टिफिकेट आपसे चाहिए, और मैं अपना शायद CNIC उनको प्रोवाइड करूँगी, दैट्स ऑल? जी, आपको CNIC भी नहीं देना, आप सिर्फ अपना वहाँ पर बायोमेट्रिक लगाएंगी, आप उंगलियों का निशान लगाएंगी, उसको आपका वो शनाख्ती कार्ड के रिकॉर्ड के साथ उसको मैच कर लेगा, और उसके बाद आपकी जो पिक्चर रिकॉर्ड में मौजूद थी वो आ जाएगी। एक पिक्चर आपकी उसी वक्त ले लेंगे, 20 रुपीज़ फीस चार्ज करेंगे, आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, सर्टिफिकेट लेकर आप बैंक चली जाएंगी या गाड़ी बेचने वाले अथॉरिटी के पास या जो भी जहाँ पे भी इसकी रिक्वायरमेंट है, और वहाँ पर ये सर्टिफिकेट कंज्यूम कर लिया जाएगा, और आपकी जो ट्रांजैक्शन है अगर आपके बायोमेट्रिक नहीं भी हुए तब भी प्रोसीड कर ली जाए। राइट, सो मेरा एक्चुअली मैंने ये सवाल इसलिए किया था, द बेसिक क्वेश्चन आई आस्क्ड, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि भाई जो शख्स ऑलरेडी जिसका फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा किसी भी वजह से, लेट्स से, तो वो जब नादरा जाएगा तो वहाँ कैसे उसे एंटरटेन किया जाएगा? दैट वाज द होल क्वेश्चन। मैंने जैसे आपको पहले सवाल के जवाब में सादिया ये बताया था कि
इसके अंदर दो किस्म के इश्यूज होते हैं। कुछ लोग तो वो होते हैं जिनकी उंगलियों के निशानात वाक़तन तब्दील हो चुके होते हैं, वो ये एक अलहदा मसला है। लेकिन जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ज़्यादातर केसेस में जो डिवाइस वहाँ पर लगी हुई है, उस इदारे में लगी हुई है जो कैप्चर करना चाह रहा है, आपके फिंगरप्रिंट के साथ आपको वेरीफाई करना चाह रहा है, वो डिवाइस इतनी मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे आप नादरा सेंटर में जाते हैं तो आपकी 10 की 10 उंगलियों के निशानात एक बड़े से ग्लास वाले डिवाइस के ऊपर लिए जाते हैं। लेकिन जब आप किसी करीबी ऐसे मोबाइल वॉलेट वाले किसी उस पर जाते हैं तो आपको सिर्फ एक थंब लगाने के लिए छोटी सी डिवाइस दी जाती है। इन दोनों डिवाइसेस की कैपेसिटी में फ़र्क है और बाज़ औक़ात ये डिवाइस का इशू होता है। तो जब आप नादरा में आकर अपने फिंगरप्रिंट्स देंगी और वहाँ पर तो आपको 10 की 10 उंगलियों से रिकग्नाइज किया जा सकता है, तो वहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो भी आपको आपकी फिंगरप्रिंट से रिकग्नाइज नहीं कर सकेंगे। लेकिन if ऐसी सूरत हाल होती है तो वहाँ पे भी आपको फेस से रिकग्नाइज किया जाएगा। आखिर में शहबाज साहब, हमने देखा कि नादरा ने ओवर द ईयर्स बहुत जिद्दत लेकर आए हैं वो और बहुत आसानियाँ पैदा की हैं। साल 2026 व्हाट आर योर प्लान्स? क्या मजीद आसानियाँ बेहतरी करने, मतलब इससे ज़्यादा आसानी क्या होगी कि आप घर बैठे चीज़ों को एक्सेस कर, या व्हाट्स इन द पाइपलाइन? मैं आपको ये बता दूं कि जैसे पिछला जो साल गुजरा है इसमें हमने 145 नए सेंटर्स खोले हैं पूरे पाकिस्तान में। तकरीबन 350 से ज़ायद नए काउंटर्स खोले हैं। लेकिन जो हमारा मेजर जो टारगेट था वो ये था कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से नादरा की सर्विसेज देनी है। और पाक आईडी एप्लीकेशन के बारे में मैं पिछली 2 अपीयरेंसेस में बता चुका हूँ। तो ये बता दूँ कि इस जो साल गुजरा है इसमें हमने 60 लाख अफराद को मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन के ज़रिए प्रोसेसिंग करने की फैसिलिटी यानी उन्होंने अवेल की है हमसे, गोया उन्हें नादरा सेंटर नहीं आना पड़ा। अब हम गोइंग फॉरवर्ड ये करना चाह रहे हैं कि इसी को हम मज़ीद एक्सपैंड करेंगे। जैसे आपने हमारी एक प्रेस रिलीज़ को देखा होगा कि हमने पूरे पंजाब में जो पैदाइश का इंदराज है, शादी, तलाक और मौत का इंदराज है, उसके लिए पाक आईडी एप्लीकेशन को इतना इनेबल कर दिया है कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो रजिस्ट्रेशन है पंजाब की हद तक, वो सारी की सारी रजिस्ट्रेशन पाक आइडेंटिटी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए हो पाएगी। यानी मतलब ये हुआ कि आपको यूनियन काउंसिल भी नहीं जाना पड़ेगा और नादरा भी नहीं जाना पड़ेगा। हम इस मोबाइल एप्लीकेशन को मजीद एक्सपैंड करना चाहते हैं और ओवर द कंट्री। आप सिस्टम को डिजिटाइज इसलिए करना चाह रहे होते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानियां पैदा कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटाइजेशन की जानिब जा सके। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, आपने वक्त दिया हमारे चैनल को। इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं ये बात कर रही हूँ, कल से ही मेरे ख्याल में हम अच्छी अच्छी खबरें शेयर कर रहे हैं और नए साल के इब्तदाई दिनों में पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में भी तेज़ी का तसलसल पिछले साल से फॉलो करते हुए अगले साल की तरफ आ गया है। आज मार्केट ने एक और तारीखी संग मील अबूर कर लिया है। कारोबार के दौरान KSE 100 इंडेक्स में 1146 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और इंडेक्स जो है वो 1,77,520 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड करता रहा है। और ये तेज़ी इस बात की गमाज़ी है कि सरमाकार न सिर्फ गुज़िश्ता मस्बत रुझान पर एतमाद कर रहे हैं बल्कि मुस्तक़बिल के मुआशी मंजरनामे को भी हौसला अफजा समझ रहे हैं। बात कर लेते हैं, हमारे साथ कफ़ील अहमद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। एंड पिछले साल बहुत ही ज़बरदस्त रहा स्टॉक एक्सचेंज के लिए। इस साल के शुरू के 2 दिन भी बहुत अच्छे रहे हैं। एक्सपेक्टेशन पे ही मार्केट चलती है, सेंटिमेंट पे मार्केट चलती है। साल भर का सेंटिमेंट इस साल भी लग रहा है पॉजिटिव। सर देखिए, आगाज़ बहुत अच्छा हुआ था सर। कल से अगर हम मार्केट को कंपेयर करें तो इसमें करंटली जो नंबर्स हैं वो 1481 पॉइंट मार्केट में बढ़ गए। और मार्केट का जो आज का हाई है वो 1,77,837 का है। ठीक है सर। जो OGDCL की एक डील थी जिससे 8.3 अरब रुपये जो अमून को मौसूल है, उसके अलावा एक ब्लूमबर्ग की स्टोरी आई है जिसमें उसने कहा कि अफराद दर पाकिस्तान है खासा मुस्तहकम है। ठीक है जी, नीचे आया और जो इनकी जो ओवरऑल इकॉनमी की सिचुएशन है वो मस्बत अंदाज में आगे बढ़ी। तो यही वो सेंटिमेंट है जो मार्केट को लेकर चल रहा है। और जिस तरह हमने अपनी रिपोर्ट में भी कहा था कि अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेटली 58 से 59 हज़ार पॉइंट जो मार्केट बढ़ गई है। 1,15,000 पे थी स्टार्ट जनवरी 2025 में और आज मार्केट है 1,70,000 पे, तो तकरीबन को 60,000 ही बनता है। सेकेंड ये कि मार्केट ने जो रिटर्न दिया है वो दिया जी 52%, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट है। ठीक है जी। और फिर दूसरा ही कि जो सेंटिमेंट ओवरऑल पाकिस्तान ने अगर हम सियासी लिहाज से देखें जो अचीवमेंट हासिल की हैं
अगेंस्ट इंडिया है और दीगर महाज में जो तमाम चीज़ें चल रही हैं उसमें खासी डेवलपमेंट हुई। यही वजूहत है जो मार्केट को लेके चल रहा है। और मार्केट में जो 5 बड़े स्क्रिप्ट्स हैं जिन्होंने पूरा साल जो है वो अच्छा कन्वर्जन दिए, अगर हम बात कर लें ऑयल एंड गैस सेक्टर, ठीक है जी, एंड कमर्शियल बैंक्स के साथ ऑटो एंड सीमेंट, ठीक है। तो ये वो चीज़ें अपना लेके चला। और जितनी भी मेरे माहिरीन से बात हुई है, फॉरवर्ड डायरेक्टर से बात हुई है, स्टॉक ब्रोकर से बात, उनका कहना है कि अब जो 2 लाख का लेवल है वो उन्हें लगता है ये कि आफ्टर द रमज़ान विल बी क्रॉस टॉप, ठीक है जी। तो ये अभी सेंटिमेंट है आपके सामने है, 30,000 पॉइंट्स रह गए मार्केट में। तो जिस तरह आज ये मार्केट तकरीबन 1500 पॉइंट बढ़ गई है, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं मार्केट का सेंटिमेंट तेज़ी है और तेज़ी चलेगा, क्योंकि ओवरऑल जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो यकीन लिक्विडिटी के मसाइल हल हो रहे हैं किसी हद तक। सेकुलर जो डेट के लिए गवर्नमेंट इकदाम कर रही है, फिर कमर्शियल बैंक की अपनी पॉलिसीज कुछ ज़रा बेहतर हुई कि किसी लेवल पे, तो ये मार्केट को बढ़ावा दे रही है और मार्केट ने बढ़ना ही है। वो कि कोई अनसर्टेनिटी या कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट सियासी लिहाज से ना हो पाकिस्तान के अंदर। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया कफील, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। जनाब, स्टॉक मार्केट जो है वो तो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। मीनवाइल हमें नज़र रखनी है उन फैक्टर्स पे भी कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान को तंग कर सकते हैं, और कौन करता है, ईस्ट से ज़्यादातर हम तंग होते हैं। भारत दरियाए चनाब पर बगलियार डैम जो है उसकी तरफ से पाकिस्तान की जानिब आने वाले पानी का बहाव रोक रहा है। इस्लामाबाद में इस इक़दाम को महज सफारती दबाव नहीं बल्कि वाटर वॉरफेयर यानी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश जो है वो करार दे रहा है। सिंध तास माहदे की यकतरफा मुअत्तली और बग़ैर इत्तला डैम्स की ऑपरेशनल सरगर्मियाँ, ये इस बात की निशानदही है कि भारत अब आबी वसाइल को स्ट्रेटेजिक दबाव के आले के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा फैसल, इस पर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ओल्दो भारत टेक्निकली मुकम्मल पानी रोकने की सलाहियत रखता भी नहीं है, मगर बहाव में अचानक कमी हो सकती है और पाकिस्तान के लिए या फिर इजाफे की वजह से सैलाब की सूरत हाल जो इससे पहले भी हम देख चुके हैं वो हो सकती है और ग़िज़ाई बहरान पैदा हो सकता है, पाकिस्तान को मुश्किलात हो सकती हैं। वन वे और दी अदर हमें ये समझ में आ गया है कि इंडिया ये शुरू से चाह रहा है, जब से पाकिस्तान और इंडिया की एग्जिस्टेंस हुई है, इंडिपेंडेंस हुई है, कि किसी भी तरह से पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर कंफर्टेबल होने ना दिया जाए। तो इसी मामले पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जमात अली शाह साहब, आप साबिक कमिश्नर हैं इंडस वाटर के। बहुत शुक्रिया जमात साहब। ऑब्वियसली जब हमने इससे पहले सिंध तास मुआहदे को भी हमने देखा कि उसे मुअत्तल किया गया भारत की जानिब से, इंडिविजुअली ये फैसला ले लिया गया, और फिर उसके बाद जब सैलाब आए तब भी हमने यही देखा कि उन्होंने चाहा कि पाकिस्तान को किसी तौर से नुकसान पहुंचाया जाए। ओल्दो उनके पास कैपेसिटी नहीं है इतना पानी रखने की, लेकिन ये डैम बनाकर वो पाकिस्तान को क्या कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? बहुत शुक्रिया मोहतरमा। ये भारत ने पिछले मई में जो है ये पीटी जो चल रही थी उसको यकतरफा तौर पर उसको मुअत्तल कर दिया था, और सिर्फ मुअत्तल नहीं किया बल्कि ये कहा कि हम पानी पाकिस्तान का बंद कर देंगे जी। और उस पर जाहिर है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों हालत जंग में थे और पाकिस्तान ने उनको इंतबा किया था कि अगर हमारा पानी आप बंद कर देंगे तो हम बाय फोर्स जो है वो पानी लेंगे, अगर कोई भी प्रोजेक्ट आप सिंध तास माहदा के खिलाफ बनाएंगे तो हम उसको तबाह कर देंगे। अच्छा, इसके बाद जो है हमारी तरफ से एक डेलीगेशन गया तो यूएसए में, यूरोपियन कम्युनिटी में, जिसको मिस्टर बिलावल जो है वो लीड कर रहे थे जी। और उसके बाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और न्यूट्रल एक्सपर्ट जिनके पास हमारे 2 केस ऑलरेडी चल रहे हैं रेजोल्यूशन के लिए, उन्होंने भी ये कहा था कि ये जो हेल्ड इन अबेंस यकतरफा है इसका कोई जवाब नहीं है जी। लेकिन हमें जो हमारा डेलीगेशन गए थे उनके मतलब अभी तक अपडेट नहीं हुई, उनका फॉलो अप भी जो है अभी तक मैंने तो कम अज कम नहीं रहे। सही। अब बात यह है कि हम टोटली ब्लैंक में हैं कि इंडिया जो है हमारे दरिया के साथ क्या करे। अभी ये मीडिया ही में बात आई है कि वो एक 260 मेगावाट प्रोजेक्ट जो है चनाब पर अगले साल शुरू कर रहा है। ज़ाहिर है हमें तशवीश है इस बारे में, ऑल्दो के पाकिस्तान कमिश्नर फॉर इंडस वाटर्स ने इंडिया को लिखा है लेकिन वो तो जवाब देने से आ रही हैं। और अभी जो एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी जो रिपोर्टर ऑफ यूएन जनरल असेंबली हैं, उन्होंने भी ये कह दिया है कि ये भारत का सिर्फ ढोंग है, ये यकतरफा तौर पर सिंध तास माहदा को मुअत्तल नहीं कर सकती। सही। तो अब किया क्या जाए जी? मैं समझता हूँ कि इसमें जो 2 एक्शन चाहिए हैं,
एक तो डिपार्टमेंटल एक्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज या इंडस कमीशन की तरफ से होना चाहिए है। ओके, वो ये है कि हमारे जो इशू ऑलरेडी चल रहे हैं कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में अंडर दी टीटी, जी, उनको ये बताया जाए कि हमें इत्तला मिली है, हमें मीडिया से, हमने इंडिया को गुजारिश की है, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा। लिहाजा इस इशू को भी लिंक किया जाए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, बाकी जो केस आप सुन रहे हैं, और उस बारे में दस्तियां दिया जाए कि इंडिया हमें इसकी इंफॉर्मेशन और डाटा सप्लाई करे। दूसरा मैं समझता हूँ कि अभी हमारे पास काफी जवाब है, हमारे पास काफी मवाद है, काफी इवेंट्स हो चुके हैं, हमने काफी एंडेवर किया है, कोशिश की है, लेकिन इंडिया टेबल पर नहीं आ रहा। जी, तो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए। ओके, उसका फायदा क्या होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला अगर इंडिया नहीं मानता तो पाकिस्तान यूएन जनरल असेंबली में जा सकता है कि इसकी डिसीजन को बिल्कुल। इम्प्लीमेंट अच्छा, करवाने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, जमात अली शाह साहब, आपने वो ऑप्शन हमें बताएं कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। पाकिस्तान ये भी कहता रहा है कि भाई ये तो अगर कुछ करते हैं तो दिस इज़ वॉर। आप तो बात कर रहे हैं उन ऑप्शंस की जो पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली इसको ले सकता है, बट अगर ये कंटिन्यू होता है तो पाकिस्तान इसको कह चुका है ये आबी जारियत है, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश है भारत की। तो अगर मजीद मामला एक्सटेंड होता है तो डू यू सी इट जस्ट अ डिप्लोमेटिक थिंग कि हम सिर्फ जाएंगे और अपने कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, या फिर चीज़ इससे आगे बढ़ती दिखाई दे रही जैसे कि मई में हुई? मैं समझता हूँ कि देखिए जी, हमें तमाम जो एंडेवर हैं एग्जॉस्ट करने चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी यूएन जनरल असेंबली भी हमें जाना चाहिए है, क्योंकि जो इंटरनेशनल लॉबी होती है वो उनका ये कहना होता है कि एकदम वॉर की तरफ चले गए हैं। जैसे कि इंडिया चला गया तो रिपोर्टर ने उन पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने हमें बताया नहीं, तो लिहाजा हमें ये सारी चीजें उनको बतानी चाहिए। बाकी ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि अगर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बनता है तो हमने ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम उसको उड़ा देंगे। लेकिन फर्ज करें हमारे पास तो प्रोजेक्ट की नोयत ही हमें मालूम नहीं है कि इसकी नोयत क्या है। अब पढ़ने से तो ये लगता है कि रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, लेकिन उसका डिजाइन क्या है? क्योंकि ये कहती है कि जब भी कोई इंडिया प्रोजेक्ट बनाएगा तो 3 महीने पहले वो इंडिया को इंफॉर्मेशन देगा, डाटा देगा, डिजाइन देगा, और पाकिस्तान को ये हक दिया गया है उसके अगर ऑब्जेक्शन हैं वो ऑब्जेक्शन रेज करेगा, फिर वो ऑब्जेक्शन रिजॉल्व होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इन हालात में जो है ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और आईसीजे को बावर करवाना चाहिए है, वगरना जंग का ऑप्शन तो पाकिस्तान के पास जो है हर वक्त मौजूद है। और ये ऑप्शन इंडिया ने खुद जो है हमें इस पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि इन्होंने पिछली हालिया जंग में ये एजेके में नीलम जेलम पर मॉर्टर गोलों से इन्होंने नीलम जेलम प्रोजेक्ट पर बमबारी की थी, लिहाजा वो तो ऑप्शन मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है कि हम इनको टेबल पे किसी ना तरीके से लाएं, इसी तरह इंटरनेशनल लॉबी भी यही जाती है। मिस्टर ट्रंप ने भी ये कहा था कि हम टेबल पर लाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छा, जमात अली साहब, कता कलामी की माजरत चाहती हूँ, लेकिन मेरा सवाल है, मैं चाह रही हूँ कि अगर आप उसे एड्रेस कर दें, और वो ये है कि हमारे पास ऑब्वियसली डायलॉग का ऑप्शन है, लेकिन हमें पता है कि भारत डायलॉग के टेबल पर नहीं आ रहा। ऐसे में आ जाते हैं वो मीडिएट करने वाले इदारे, आप ICJ का भी जिक्र कर रहे हैं, आप यूनाइटेड नेशंस का भी जिक्र करें, लेकिन इससे पहले यूनाइटेड नेशन कोई इस मामले पर किरदार टेक्निकली अदा नहीं कर पाई है जिससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद हो या फिर एक शटअप कॉल दी जा सके भारत को। क्या अब हमें मजीद कोई एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? मेरा ख्याल है उम्मीद तो अभी नहीं है, देखिए जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला दिया, यूएन जनरल असेंबली में इजराइल के खिलाफ दिया, लेकिन इजराइल ने बात नहीं मानी। इसी तरह हमें उम्मीद तो नहीं है कि ये मानेगा, लेकिन हमें ये जो स्टेप्स हैं ये आगाज तो करने पड़ेंगे और मेहनत करनी चाहिए है। अदरवाइज तो जाहिर है कि प्रोजेक्ट हमारे अगर सामने है, पानी अगर रुक रहा है, लेकिन अगर पानी में सिर्फ चंद दिनों के लिए जो है वो तब्दीली आ रही है या कम हो रहा है, उस पर तो जाहिर है कि पाकिस्तान में वो जंग के लिए तो नहीं वो आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर टोटली पानी रुक जाता है, क्योंकि जो चिनाब रिवर है ये वल्नरेबल है, क्योंकि जैसे ही पानी आता है हमें इस्तेमाल हमारा उस पर कोई डैम नहीं है, तो हमारे यहाँ पर तशवीश तो अपनी जगह पर मौजूद है। और यही तो मैं कहता हूँ कि इनको बावर कराएं कि ये फ्लैश पॉइंट बन सकता है आइंदा जंग के लिए। बिल्कुल। अगर उस पर इंटरनेशनल लॉबी खामोश रहती है
मिस्टर ट्रम्प भी अभी बिल्कुल ठीक है जमात अली शाह साहब, एंड वी होप कि ये फ्लैश पॉइंट ना बने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आगे बढ़ते हैं। नए साल की खुशियाँ सब मना रहे थे, ऐसे में स्विट्ज़रलैंड का मारूफ स्की रिजॉर्ट है क्रांस मोंटाना, ये कौमी सानह में बदल गया, जहाँ एक लग्जरी बार में आग लगी और कई जाने जो हैं इसमें जा चुकी हैं। बिल्कुल, आग आधी रात के बाद एक ऐसे मकाम पर भड़की है जहां बड़ी तादाद में सयाह मौजूद होते हैं। मकामी अफराद भी यहां पर साल नौ का जश्न मनाने के लिए आए थे और हमें पता है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन इंटरनेशनली किस तरह से मनाई जाती है, ऐसे में एक जम्मे गफ़ीर होता है। अच्छा, इस वाक़े के बाइस जानी नुकसान भी गैर मामूली हुआ है और जो लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं वो भी क्रिटिकली इंजर्ड हैं, तो खदशा जाहिर किया जा रहा है खुदा करे ऐसा ना हो कि उसमें से भी जो है कुछ लोग डिमाइस कर सकते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान ने इस हवाले से रिपोर्ट तैयार की, वो आपको दिखाते हैं। स्विट्ज़रलैंड के मशहूर सियाहती मुकाम क्रैन मोंटानिया की एक मुकामी बार में लरज़ाहेज़ धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और उसके बाद आग के शोले भड़कते देखे गए। मुकामी रेस्क्यू टीमों ने इलाके को घेरे में ले लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 10 हेलीकॉप्टर, 40 एम्बुलेंसेज और दीगर आलात का इस्तेमाल किया गया। पुलिस की मुसद्दका इतलात के मुताबिक इस वक्त ये कन्फर्म हो चुका है कि 40 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं और 100 से ज़ायद इस वक्त तशवीशनाक हालत में स्विट्ज़रलैंड के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में दाखिल करवाए जा चुके हैं। स्विट्ज़रलैंड में तैनात इटालियन एम्बेसडर ने स्विट्ज़रलैंड को अपने तावन की भरपूर पेशकश की है। उन्होंने कहा कि हम स्विट्ज़रलैंड के मरीज़ों को अपना लेने के लिए तैयार हैं और उन्होंने वहाँ अपने हॉस्पिटल में एमरजेंसी को अलर्ट कर दिया गया है। जो ज़ख्मी हैं उनकी हालत इस कदर बिगड़ चुकी है, उनको पहचानना मुश्किल हो चुका है। फ्रांस की गवर्नमेंट ने यह कन्फर्म किया है कि उनके 2 अफराद इस धमाके में हलाक हो चुके हैं। स्विट्ज़रलैंड की पुलिस तहकीकात कर रही है और उनका कहना है ये कहना कबल अज़ वक्त है कि इसके पीछे दहशतगर्दी का हाथ है, लेकिन इसको खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। स्विट्ज़रलैंड में इस वक्त शोक का समा है, हर आंख अश्कबार है। पुलिस के बता रही है कि वो इस पर अपनी तहकीकात जारी रखे हुए हैं। हेल्पलाइन का क़याम अमल में लाया जा चुका है। किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उस हेल्पलाइन पर कॉन्टेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जनाब, वी रियली होप कि 100 से ज़्यादा क्रिटिकली इंजर्ड लोग हैं, उसमें से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। इसी दुआ के साथ हम ले रहे हैं ब्रेक। स्टे विद अस। कहते हैं एक बार फिर आपको खुशामदीद। और हम सब के मेरे ख्याल में जब हम बड़े हो रहे होते हैं और जॉब्स शुरू कर लेते हैं और कुछ ड्रीम्स होते हैं, इसमें वन ऑफ द ड्रीम्स इज़ हैविंग योर ओन हाउस। और अपना घर मेरे ख्याल में एक बेसिक नेसेसिटी भी है हर एक की। और आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि वी ग्रो अप अपनी नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए, लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसा लगता है मुझे कि घर बनाना एक मुश्किल काम हो गया है लोगों के लिए। फाइनेंशियली पीपल गेट इनटू स्ट्रगल्स और उसकी एक और अहम बड़ी वजह भी मेरे ख्याल में ये भी है कि इट इज़ गेटिंग एक्सपेंसिव टू मेक योर ओन होम। लॉट ऑफ पीपल जिनके लिए एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस है टू पे द रेंट्स एवरी ईयर। और एक रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी थी फैसल, उसमें ये है कि अगर आप मे बी अपने 10 ईयर्स का रेंट निकालें तो उस रेंट को अगर आप अक्यूमुलेट करें यू कैन मेक योर ओन हाउस। हाँ बिल्कुल, तो ये इतनी बुनियादी ज़रूरत है और बुनियादी ज़रूरियात में से एक है अपना घर बनाना। तो आज हम इसी हवाले से बात कर रहे होंगे कि इस दौर में, इस माहौल में जो महंगाई का दौर है, इसमें कितना जो है वो मुश्किल हो गया है, लेकिन उसके बावजूद मुल्क की जो ज़्यादातर आबादी है वो अपने घर का हसूल जो है करना चाह रही है। माजी में आवाम के लिए हुकूमत की तरफ से या सियासी लीडरों की जानिब से लो कॉस्ट घरों की तामीर के कई नारे सुनने को तो मिले, लेकिन अफसोस के सिलसिले में कोई खातिर खा इक़दामात देखने को नहीं मिले। आज हमारे साथ कमांडर बिल्डर्स के चेयरमैन कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर मौजूद हैं और इन्होंने चंद साल पहले लो कॉस्ट हाउसिंग का आगाज़ किया था, घरों की तामीर शुरू की थी और आज जो है वो कहाँ तक ये मामला पहुँच चुका है इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लो कॉस्ट हाउसिंग एक पॉलिटिकल नारा तो है, लेकिन उसको रियलिटी में लाना ये कितना मुश्किल था या कितना आसान था और जर्नी कहाँ तक पहुँच चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2019 में मैंने आगाज़ किया कि मैं इस मुल्क में हर शख्स को उसका ख्वाब जो घर का होता है वो पूरा करने में जो मैं कर सकता हूँ मैक्सिमम मैं करूँगा। और मैंने स्टार्ट लिया
एक शहर से कमांडर सिटी के एक शहर में बसाऊंगा, उसको फिर पूरे पाकिस्तान में फैलाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र बहुत स्मूथ चला, हालांकि इस दौरान कोरोना भी आया, मुश्किलात भी आई। एक अमेजिंग सोसाइटी मैंने डेवलप की, अमेजिंग फैसिलिटीज़ मैंने लोगों को दी। लोग 2020 से वहाँ बसना शुरू हुए और आज हज़ारों फैमिलीज़ मेरी मेंबर्स हैं और कमांडर सिटी में जो आबादी है इस वक्त वो 5000 से ज़्यादा लोग उधर बस रहे हैं। लो कॉस्ट की अगर हम बात करें तो मैंने बहुत ही कम कीमत में, मतलब अनबिलीवेबल कीमत में, मैंने 12 लाख में 80 स्क्वायर यार्ड पे बंगला बना के दिया और जिसमें लोग रह रहे हैं। मतलब इतने का प्लॉट हुआ करता था 2019-2020 में। तो फिर जो सोसाइटी की मैंने डेवलपमेंट की वो भी अमेजिंग, मतलब वहाँ की कोई चीज़ देख लें, वहाँ स्कूल है, वहाँ कॉलेज है, वहाँ हॉस्पिटल है, कम्युनिटी सेंटर है, एरियाज स्पोर्ट्स के हैं, वहाँ पे हेल्थ क्लब है, वहाँ पे सोशल वेलफेयर का एक मार्ट है जहाँ चीज़ें इंतहाई सस्ती मिलती हैं, वहाँ के पार्क्स बहुत स्पेशल हैं, वहाँ के पौधे, वहाँ पे मैंने जो लोगों को आसानियाँ दी, मैंने कहा जी खाना 2 वक्त का हमेशा के लिए मेरी तरफ से होगा। तो वहाँ फ्री रेस्टोरेंट पिछले 5 से 6 साल हो गए चल रहा है, दोपहर और रात का खाना सब के लिए फ्री है। वहाँ मेडिकल इंश्योरेंस दी मैंने, 4 लाख कवरेज हर फैमिली की, और वो फ्री है। पाकिस्तान के 236 हॉस्पिटल में ऑल ओवर द कंट्री, वो किसी भी हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए जा सकते हैं। कई बच्चों की बर्थ हुई वहाँ पे। तो ये जो फैसिलिटीज़ मैंने दी, 24 घंटे पानी फ्री है। हमारे यहाँ और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ इस वक्त मौजूद हैं। तो कमांडर सिटी के निज़ाम को मैं बाकी जो सोसाइटीज़ हैं उनसे कैसे मुख्तलिफ समझूँ या कैसे ज़्यादा फैसिलिटेटिंग समझूँ? देखिए, इस पर सबसे पहले तो आपने कॉन्सेप्ट को या विज़न को समझना है। कमांडर सिटी एक सोसाइटी नहीं है, न ही मैं बिल्डर हूँ, ठीक है। कमांडर सिटी एक रेवोल्यूशन है जो इस मुल्क में मैं लाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसा हम सब चाहते हैं कि इस मुल्क को होना चाहिए, आए मिल के बनाते हैं, ठीक है। ये विजन है बेसिकली इसके पीछे, कि आए एक चारदीवारी के अंदर कायद का पाकिस्तान बनाते हैं, ठीक है। बिल्डर वो होता है जो प्रॉफिट के लिए काम करता है। मैं बिल्डर नहीं हूँ, क्योंकि कमांडर सिटी के पूरे प्रोजेक्ट में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रब की रज़ा चाहिए, ठीक है, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। अब एज भी ऐसी है कि अब तो रुखसत का वक्त है दुनिया से। जब आप 60 से ऊपर चले जाते हैं फिर यू आर, मतलब अच्छा, हमारा बिलीफ है व्हेन यू ग्रोइंग अप यू गेटिंग यंगर। जैसे कोई काम कर रहा है, यू आर डूइंग बेटर। हमारा बिलीफ है कि 60 के बाद तो दूसरी इनिंग्स का भी आगाज हुआ है। एज फैक्टर जो है वो है, और मौत सबसे बड़ी हकीकत है, हमें उसको नहीं झुटलाना चाहिए। तो चले, जो हम कर सकते हैं इस मुल्क को बदलने के लिए, तो ये एक अमेजिंग निज़ाम ज़िंदगी है, ठीक है। कमांडर सिटी इज़ अ सिस्टम ऑफ लिविंग, क्योंकि किसी भी कौम को जब आप सिस्टम दे देते हैं तो वो ऊपर चली जाती है। चाइना है, दूसरे कई, देखिए सिस्टम मिला ना उनको। अब सिस्टम दे रहा हूँ मैं, तो ये जो सिस्टम है, जब आप कमांडर सिटी कोई भी शख्स आता है पहली दफ़ा, तो आके वो हैरान परेशान हो जाता है कि ये कैसा शहर है, यहाँ बिजली भी मुफ्त है, यहाँ खाना भी मुफ्त है, यहाँ पानी भी मुफ्त है, यहाँ अच्छा पैसा आ कहाँ से रहा है। तो ये जो इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, ठीक है। तो इससे बड़ी इंडस्ट्री है ही नहीं। आप दुनिया के अमीर तरीन लोगों पे रिसर्च करें तो पता चलेगा रियल एस्टेट से ज़्यादातर का ताल्लुक रहा है, ठीक है। सही है। तो अब ये जो एक सोच है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे रब की रज़ा चाहिए, तो जब वहाँ से पैसा वहीं के लोगों पे लगेगा तो एक अमेजिंग लाइफस्टाइल तो होगा। मिडिल लोअर मिडिल क्लास के लिए मैं बेसिकली काम करूँगा। अमीर आदमी तो जाके अमेरिका में भी रह लेगा, दुबई में भी अपार्टमेंट खरीद लेगा। जो मिडिल लोअर मिडिल क्लास है, जिसकी रीच से बाहर हो गई हैं चीज़ें, स्पेशली कोरोना के बाद जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 3 टाइम्स हुई है कोरोना के बाद, तो और फिर महंगाई इतनी हुई है कि अभी घर का जो चूल्हा है उसका मसला बन गया है, तो फिर घर कैसे खरीदे। तो वो फिर हर दफ़ा हम कोई ना कोई स्पेशल पैकेज लेके आते हैं, और इस दफ़ा भी बहुत अमेजिंग कुछ ला रहे हैं। इससे मुझे याद आया कि प्रॉपर्टी एक्सपो 2026 जी जरा बताइएगा कि एक तो इस एक्सपो में क्या है,
कब होने जा रही है, एंड सिंस सेड कि जी हम तो सर्व करें लोअर मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास को, तो ये एक्सपो उनको कैसे सर्व कर रही है? देखिए, इसमें एक जो दो बहुत अमेजिंग काम होने चले इस एक्सपो में। 16, 17, 18 जनवरी को एक्सपो सेंटर कराची हॉल नंबर 4 में हम ये एक्सपो करने चले, सिटी प्रॉपर्टी एक्सपो। दो अमेजिंग काम ये हम करने चले कि हमारे पास जो भी प्लॉट कमाने सिटी में इस वक्त मौजूद हैं, ठीक है, 75% हम ऑफ कर रहे हैं। मतलब 40 लाख का प्लॉट हम सिर्फ 10 लाख में ऑफ़र करेंगे, ठीक है। अब सिर्फ ये नहीं कि आपको सस्ता प्लॉट, क्योंकि सोसाइटी जितनी डेवलप होती है प्लॉट महंगे होते हैं। ये पहली दफ़ा होगा कि एक अमेजिंग डेवलपमेंट के बाद 75% ऑफ किया जा रहा है, ताकि लोग जो गरीब लोग हैं वो भी प्लॉट हमारे ख़रीद सकें, ठीक है। फिर दूसरा काम ये कर रहे हैं कि अगर आपने घर बनाना है, हाफ जो है उस पर जो आधे अखराजात हैं वो हम करेंगे। मतलब 20 लाख में जैसे एक मुनासिब सा घर बन जाता है, जी, ठीक है। आप 10 लगाएंगे, 10 हम आपको इजी होम फाइनेंसिंग में वो पैसा लगाएंगे, जिसकी किस्त सिर्फ 10,000 रुपये महीना, ठीक। अब 10,000 रुपये महीना तो एक मज़दूर भी अफोर्ड कर लेता है। तो ये यहाँ से हमारा स्टार्ट है, ठीक है। फिर आप बेहतर घर बनाना चाहते हैं, बड़ा घर बनाना चाहते हैं, 40 लाख का घर बन रहा है, 20 लाख आप लगाएं, 20 हम आपको लोन देंगे, 20,000 रुपये महीना। तो इससे ये होगा कि प्लॉट भी सस्ता मिल गया, कंस्ट्रक्शन में भी हम देखें, गरीब को लोन किसने दिया इस मुल्क में, मजदूर को लोन किसने दिया। बैंकों के इतने लंबे प्रोसीजर होते हैं कि वो तो हम तो सिर्फ चेहरा देख के लोन ग्रांट कर देंगे, ठीक है। हमें पता है हमारे शहर में रहना है, हमारे घर में इसने रहना है, कहाँ जाएगा ये, ठीक है। फिर कोई मुश्किल में थोड़ा आ भी जाता है तो हम कोई ना कोई हल उसका निकाल लेते हैं, कोऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। बैंक तो गाड़ी छीन के ले जाता है, ठीक है ना, अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी। तो हम कोऑपरेट करते हैं, लोग वहाँ रह रहे हैं, बड़ी तेज़ी से बस रहे हैं। फिर रेडी भी हमारे पास हमेशा 100 से 150 घर रेडी होते हैं। आप आए, आधी कीमत दें, ले लें, आधी कीमत हम आपको लोन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पैकेजेस हम एक्सपो में लेके आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इससे लोग मुस्तफ़ीद होंगे। जो अपना ख्वाब पूरा नहीं कर पा रहे वो हमारे पास आएंगे। फिर वहाँ जब सिटी में आएंगे तो बेहतरीन वहाँ इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन मेरा मेन फोकस है, ठीक है। हमारे अपने ब्रांड हैं, ज़ौकी ब्रांड अभी हमने कपड़ों का लॉन्च किया है, ये मैंने उसी के कपड़े पहने हुए हैं, ये चप्पल भी ज़ौकी के हैं, ठीक है। तो ये हमने आउटलेट्स पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में खोलने। तो इस तरह से लोगों को काम पे लगाना है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है वो मेन फोकस है मेरा, कि लोगों की मैं हालत बदलूं, सिर्फ घर नहीं दूं। तो इसलिए मैं बिल्डर नहीं हूं, बिल्डर घर देता है, मैं निज़ाम ज़िंदगी देने की कोशिश कर रहा हूं, और अभी तक मैंने काफ़ी कुछ कर लिया है, ठीक है। और कमांडर साहब, यू नो, हाउसिंग स्कीम नहीं है, दिस इज़ बिगर देन दैट। जी, अब जो एक्सपो होने जा रही है, और भी बहुत सारी एक्सपो होती हैं, लेकिन सिटी एक्सपो जो है वो बाकियों से मुख्तलिफ कैसे, और इट्स अबाउट रीचिंग द पीपल, ठीक है, रीचिंग द कॉमनर्स। तो उनके लिए इस एक्सपो के तवज्जुह से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, इसमें जो पैकेजेस हम ला रहे हैं वो इससे पहले कभी नहीं आए, ठीक है। जो भी ऑफर्स हम ला रहे हैं इससे पहले कभी नहीं आई, बल्कि हमारा एक कराची का प्रोजेक्ट है, कमांडर इनक्लेव, जिसमें हमारे पास अपार्टमेंट्स रेडी हैं। हम कहते हैं कि जो भी अपार्टमेंट की कीमत है वो पूरी हम आपको फाइनेंस करते हैं, 100% फाइनेंस कर रहे हैं। सिर्फ 20 लाख रुपए यूटिलिटीज़ और डेवलपमेंट की मद में अगर कोई भी दे सकते हैं तो हम कराची में मलीर कैंट के साथ करीब हमारा प्रोजेक्ट है कमांडर इनक्लेव, खूबसूरत प्रोजेक्ट है। आप आके अपार्टमेंट की चाबी लें, वो अगर 60 लाख का अपार्टमेंट है आपकी किस्त 60,000 रुपये महीना है, अगर 1 करोड़ का अपार्टमेंट है 1 लाख रुपये महीना है। अब इतने उस एरिया में मलीर कैंट में किराए चल रहे हैं, ठीक है। तो आप किराया क्यों दें, आप हमसे तैयार अपार्टमेंट ले लें, ठीक है। तो इस तरह की ऑफर्स तो पहले कभी नहीं आई, ये तो फर्स्ट टाइम आ रही हैं। और फिर जो लो कॉस्ट घरों की मैं बात कर रहा हूँ कि आप 10 लाख का प्लॉट और 20 लाख कंस्ट्रक्शन, उसमें भी 10 हम दे रहे हैं, तो टोटल 20 लाख में अगर आपका घर बन रहा है, ठीक है। तो आजकल तो अच्छा खिलौना भी 10 लाख में नहीं मिलता। साहब डेट्स अगर दोबारा सो दैट वो लोगों को पता। 16, 17 और 18 जनवरी को ये एक्सपो कराची एक्सपो सेंटर में, वहाँ से शटल्स अवेलेबल होंगी, हम गाड़ियों में लेके जाएंगे लोगों को, पहले हम दिखाएंगे, ठीक है। पहले आप देखें, हमारा शहर देखें, लोगों से मिलें जो वहाँ बस रहे हैं, 5000 प्लस लोग वहाँ बस रहे हैं, वहाँ फैसिलिटीज़ देखें, ठीक है। उसके बाद आप फैसला करें कि आपने एक टेंशन फ्री जगह पे, ठीक है। इस वक्त जो है 1/3 पॉपुलेशन हमारी जो है वो
नफसियाती मसाइल हैं जी, उनको, बिल्कुल। ठीक है, सड़कें और जी ये जी वो वो शोर निज़ाम शराबा, जो है निज़ाम वो नहीं है, बेरब्त है, पार्क्स नहीं है, मैं वो कहाँ बेरब्त जाके है, घूमूं ठीक है। फिरूं एंड ऑल। तो कमांडर सिटी में आके आप सुकून में आ जाते हैं। तो मेरा काम लोगों को सुकून देना है, लोगों को प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाना है, दरो दीवार से हट के। जो निज़ाम है वो अमेजिंग है वहाँ का, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में वो एक बिल्कुल मुनफरिद हो जाएगा। दुनिया की सबसे खुशहाल कम्युनिटी मैंने इसको बनाना है इंशाल्लाह अगले 2-3 सालों में, जिसके लिए मैं रात दिन काम कर रहा हूँ। ये बहुत ही आपका विजन जब शुरू की थी हमने बात करना तब हमें नहीं पता था, लेकिन जितना हमने एक्सप्लोर किया आई एम श्योर, और मेरे ख्याल में किसी मिडिल क्लास का ख्वाब यही होता है कि वो एक बेटर स्टैंडर्ड लाइफ जो है अपने लिए अचीव कर पाए। तो सिर्फ बात घर की नहीं है बट कि उस इन्वायरमेंट की भी है, जो वो कोई भी शख्स अपने लिए घर बनाना चाहता है, वो अपने बच्चों को देना चाहता है, अगर उसे वो माहौल भी मिल रहा है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए कि आप हमारे साथ मौजूद थे। ऑल राइट जनाब, इससे पहले कि हम ब्रेक लें, आज पाकिस्तानी फिल्म और स्टेज के अजीम कॉमेडियन लहरी जो है उनका यौम पैदाइश जो है और लहरी का जो असल नाम था वो सफ़ीरुल्लाह सिद्दीकी था और 2 जनवरी 1929 को कानपुर में पैदा हुए थे। और जो उन्होंने कमाल काम किया, 3 दहाइयों तक उन्होंने जो नाज़िर था उसको कहकहों का तोहफ़ा दिया और कम व बेश 300 फिल्म्स में यादगार उन्होंने किरदार निभाए और निगार अवार्ड समेत दर्जनों एजाज़ात अपने नाम किए। और 1985 में फालिज के 22 फिल्मी दुनिया से किनाराकश होने वाले लहरी 13 सितंबर 2012 को कराची में इंतकाल कर गए। लहरी आज भी अपनी लाजवाल कॉमेडी और अपने फ़न के बाइस मद्दाहों के दिलों में ज़िंदा हैं, और जिस किस्म की कॉमेडी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, दैट्स यू नो वेरी कंस्ट्रक्टिव जोक्स, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान के साथ हमेशा रहेंगे और उनकी लेगेसी हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेगी। वेल, इसके साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का। विल सी यू अक्रॉस। वेलकम बैक। कुछ मौसम की बात हो तो बर्फबारी हुई है और इसके बाद मलका कौसार मरी के नज़ारे और भी हसीन हो गए हैं। सर्दी बढ़ गई है और लोग जो है वहाँ पे भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। नए साल शुरू होने से पहले ही न्यू ईयर ईव पे ही यहाँ पे बर्फबारी शुरू हो गई थी। ऐसे में सयाह बड़ी तादाद में पहुँचना शुरू हो गए हैं। तो हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे आरिफ हमारे साथ मौजूद है। आरिफ सईद से जान लेते हैं कि वहाँ इस वक्त किस तरह से, बिकॉज मरी से हमें पता है अयूबिया की तरफ भी लोग जाते हैं, पटियाला की तरफ भी जाते हैं। तो आरिफ बताइएगा किस तरह से एंजॉय करें टूरिस्ट? जी बिल्कुल, मलका कौसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला वो थम चुका है। आज बादलों और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जारी है, जबकि यहाँ पर यख बस्ता हवाएं चल रही हैं, जिसके बायस यहाँ दर्जा हरारत जो है वो नुकता जमात से गिर चुका है और सर्दी में बेपनाह इजाफा हो चुका है। जबकि यहाँ की वादी जो है ना वो बर्फ पड़ने से वादी जो है ना वो उसमें 4 चांद लग गया, उसमें निखर चुका है वादी का। जबकि सौ की अगर बात की जाए तो स्याह काफ़ी तादाद में जो है ना बर्फबारी के शौकीन वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ के खूबसूरत मौसम और वादी के हसीन नज़ारों से जी भर कर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अगर इंतज़ामात की बात की जाए तो महकमा हाईवे मशीनरी और बड़ी इंतज़ामिया, ज़रूरी इंतज़ामिया, उन्हें यहाँ पर बेहतरीन इंतज़ामात कर रखे हैं। 13 फैसिलिटेशन सेंटर भी कायम किए हैं ताकि मरी आने वाले सयाहों को यहाँ पर किसी किस्म के मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इसलिए उन्होंने यहाँ पर 13 फैसिलिटेशन सेंटर कायम किए हैं। और जबकि अगर सयाहों की बात की जाए तो सयाह इस टाइम मज़ीद जो है ना वो इस इंतज़ार में है कि कब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो और वो बर्फबारी के नज़ारा को देख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, जब मौसम अच्छा हो तो दिल गुनगुनाने लगता है, और जब हम गुनगुनाने की बातें करते हैं तो हमारा खुद भी दिल करता है कि उस मूड को ज़रा सा और यू नो मोटिवेट किया जाए, अच्छी अच्छी सोचें सोची जाएं। वेल, आज हमारे स्टूडियो में भी जो मेहमान मौजूद हैं वो एक बासलाहियत नौजवान गुलकार है जिनकी आवाज़ में मिठास भी है, पुख्तगी भी है और बरसों की मेहनत भी छलक रही है। गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं रोहान अब्बास, और बहुत सारे लोग जो कि म्यूज़िक को एविडली फॉलो करते हैं उनको याद होगा कि वो सरहद पार भी झंडे गाड़ के आ चुके हैं और जिस वक्त वो ये काम कर रहे थे उस वक्त उनकी उम्र तो बहुत ही कम थी। वहाँ से लेके और अब पाकिस्तान का जो फ्लैगशिप म्यूज़िक रियलिटी प्लेटफॉर्म है उस पे आज जो है वो बड़ी ज़बरदस्त आजकल उनकी परफॉर्मेंस है। रिसेंटली जो उन्होंने परफॉर्म किया रब्बा मेरे हाल दा महरम तू,
इट वाज सटल, बहुत ही खूबसूरती के साथ, और इसके साथ भी जो दीगर परफॉर्मेंसेस भी हैं वो भी उनकी बड़ी शानदार रही हैं। तो रूहान अब्बास आज हमारे साथ मौजूद हैं। रूहान को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रूहान। सबसे पहले तो थैंक यू भाई, गुड मॉर्निंग जी, बहुत शुक्रिया भाई साहब, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ऑल गुड। और थोड़ी देर में हम और भी अच्छे हो जाएंगे जब हम आपसे फरमाइश भी करेंगे। रूहान, रियलिटी शो का सफ़र बचपन से लेके अब तक का कैसे समअप करेंगे, कैसा रहा है, कितना ज़बरदस्त रहा है? एक्चुअली जब हम क्योंकि बेसिकली आई बिलोंग्स टू अ म्यूजिकल फैमिली, तो आप जो घर से सीख के आते हैं वो आई गेस सफिशिएंट नहीं होता जब तक आप मार्केट से नहीं सीखते। ओके। तो रियलिटी शो इज़ द मार्केट, जहाँ पर आप सीखते हैं कि चल क्या रहा है, चाहिए क्या। ओह यस, ओह यस। तो जो आपने सीखा है, तो वो कहते हैं ना कि मिसाल कितने पानी में हैं आप, ये चेक करने के लिए हर दौर में एक रियलिटी शो में जाना चाहिए। अच्छा, ये अब एक नया मुझे ऐसा लग रहा है बेंचमार्क आपने सेट कर दिया है कि हर दौर में एक रियलिटी शो में जाना चाहिए। बट देन मार्केट में क्या चल रहा है और आपकी अपनी बेसिक्स क्या है? जैसे आप कह रहे हो कि आप खुद म्यूजिकल घराने से हो, जी अल्हम्दुलिल्लाह। यू नो डिफरेंट जॉनर्स को जब आप ट्राई कर रहे होते हो और नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हो, आई एम श्योर कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि इट वाज ऑलवेज गुड कि आप अपनी क्लासिकल जो ट्रेनिंग है उसको अपने साथ रखो। सो वाज इट योर एक्सपीरियंस टू? जी बिल्कुल, क्लासिकल जो है वो बेस है, किसी भी म्यूजिक का जो बेस है वो क्लासिकल से ही निकला हुआ है। सुर तो वही साथ हैं, उसी में पॉप बन गया, उसी में जैज बन गया, उसी में हिप हॉप बन गया, उसी में फोक बन गया, उसी में ठुमरी बन गई, उसी में बंदिश बन गई। तो बंदिश से ही सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका आपको जैसे रियलिटी शो में मिलता है, क्योंकि थीम उनका होता है, डिज़ाइन उनका किया होता है, आपको गेस्ट के मुताबिक गाना गाना पड़ता है। दैट इज़ द बेसिक एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट फॉर अ सिंगर टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। ओके, तो फिर रूहान कुछ हो जाए जो भी आपके दिल में है, वैसे सुबह का वक्त है और कुछ सूदिंग कामिंग हो जाए तो मजा। हाँ, आपने वो थिएटर राउंड की परफॉर्मेंस का जिक्र किया, रब्बा मेरे हाल दा। हाँ जी, दैट वाज वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। उसी से शुरू करते हैं, आप सबकी इजाजत के। बिल्कुल। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, 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 रब्बा मेरे हाल दा। क्या बात, महरम तू। जबरदस्त। तो जिन्होंने ये गाया भी है, द लेजेंडरी जावेद बशीर, मतलब कि ऑटो ट्यूनर ख़त्म है उनके आगे। आउटस्टैंडिंग। वो लोग हैं जिनको मतलब जो ऑटो ट्यून से पहले के ज़माने के लोग हैं, वो उन्होंने जो रियाजत है, जावेद बशीर भाई, कमाल कमाल। ऑटो ट्यून उनके आगे हाथ जोड़ता है भाईजान। हाँ, वो शाम सलाम करने। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा, जब डिफरेंट जॉनर की शादियाँ बात कर रही थी, तो क्लासिकल तो हमेशा से ही आपको बहुत डीप हिट करता है। कुछ अगर मॉडर्न जॉनर में कुछ हो जाए, एनीथिंग यू वांट? ज़रूर ज़रूर ज़रूर। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कुछ भी गाने से पहले, द वे यू बोथ आर एंजॉयिंग द म्यूज़िक
that was tremendous. अच्छा लगा मुझे. We are music lovers. Yeah, that sounds and looks both good. चलें आपको सुनाते हैं एक बड़ा ही दिलचस्प OST है. हाँ जी. Okay, yes, sure. अरे यार क्या छेड़ दिया आपने यार. So good. जाने तमन्ना जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वही जुल्फों से तेरी साइक चेहरा देखा था तुम सा पहले नहीं मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुमसे ही गुम सा गया ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना कह दो तुम्हें ओ पिया तेरा मेरा है प्यार अमर तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं ये जीवन क्या गर मांगे तू मेरी जान नजर कर दूं तेरा मेरा है प्यार So beautiful. मजा आ गया. आप और आपके बीच में मैं ऑडियंस बन गई. अरे भाई, so please beautiful. यार. बहुत शानदार, बहुत मजा आया. थैंक यू. इस गाने के बाद आप कह सकती हैं कि मेरे दाएं बाएं म्यूजिक हो रहा था. वेल रोहान, आपको हम बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और ना सिर्फ ये कि रियलिटी शोज में आप झंडा गाड़ें बल्कि पाकिस्तान का जो म्यूजिक हॉराइजन है उसको भी आप मतलब वसी करते रहें. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके साथ ही हमारे शो के ख़त्म होने का वक्त हो गया. आपसे मुलाकात होगी कल. तब तक अपना ख्याल. अल्लाह हाफ़िज़. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.